सच्ची घटनाओं पर बेस्ड ना होते हुए भी ये कहानी सेम ही लेवल की पेन और गुस्सा दिलाती है जो कि हर किसी को गुस्से से भर दे। साथ ही इस कहानी में कुछ रियल फैक्ट्स भी मिलाए गए हैं जो कि सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये स्टोरी सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है या फिर सिर्फ एक फिक्शन है। और सेम उन्हीं फैक्ट्स के बारे में हम एंड में बात करेंगे कि वही सारे फैक्ट्स इंडिया में भी लागू होते हैं या नहीं। अभी के लिए इस कहानी की शुरुआत होती है 1986 से 1992 के टाइम पीरियड पर, जहाँ पर एक सीरियल किलर ऑलरेडी 10 मर्डर्स कर चुका होता है और आगे बढ़ रहा होता है एक शॉप की तरफ। और ठीक उसी के पीछे एक ऑफिसर आ रहा होता है उसे पकड़ने के लिए, जिससे हमें स्टार्ट में ही ऑलमोस्ट 10 मिनट की अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर हर एक चीज उठाकर फेंकते हैं। और जैसे ही ये ऑफिसर एक गन निकालता है उसे रोकने के लिए, तो वो भाग कर एक चाकू उठा लेता है अपने आप को बचाने के लिए, और जिसके गर्दन पर वो चाकू रखता है वो होती है उस ऑफिसर की मॉम। इसलिए जब ये ऑफिसर उस चाकू को नीचे करने के लिए कहता है तो वो लाइट का स्विच बंद कर देता है ताकि वो उसे शूट न कर सके। जिसकी और जब ये बढ़ने लगता है तो वो क्रिमिनल उस लेडी का गर्दन काट कर भाग जाता है वहाँ से, जिसके थोड़ी देर बाद ये ऑफिसर भी भागता है ठीक उसी के पीछे, और हमें एक बार फिर से काफी अच्छी भागम दौड़ देखने को मिलती है, जिसमें वो दोनों ही ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स पर छलांग लगाते हैं। और किसी तरह से जब वो क्रिमिनल फंस जाता है एक ऊंची सी बिल्डिंग के छत पर, तो ये ऑफिसर फाइनली आगे बढ़ता है उसे अरेस्ट करने के लिए, जिसके लिए जब वो उसे हथकड़ियां लगाने की कोशिश करता है तो वो क्रिमिनल उस छत से भी कूदकर भागने की कोशिश करता है, जो कि दूसरे बिल्डिंग में जाने की जगह एक होर्डिंग पर लटक जाता है, जिसे रोकने के लिए जब ये ऑफिसर उसे शूट करता है तो वो वहाँ से गिर जाता है और ठीक उसी के ऊपर गिरती है वो होर्डिंग। बट जब तक ये ऑफिसर उस तक पहुँचता तब तक वो क्रिमिनल वहाँ से निकल चुका होता है, और इसके आगे बढ़ने पर वो अंधेरी जगह से निकलकर इस पर वार करता है एक चाकू से, पर वो इसे पूरी तरह से नहीं मारता और उसके मुंह पर एक कट लगाकर छोड़ देता है अपनी टॉफी की तरह, ताकि वो जिंदगी भर उसे भुला न पाए। जिसके यहाँ से निकलते वक्त ये ऑफिसर उस पर फायर भी करता है जो कि शायद ही उसे लगी होगी। और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 15 साल आगे, जहाँ पर एक न्यूज चैनल ठीक उसी जगह पर जाकर ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है उन घटनाओं के बारे में कि 15 साल हो गए उन सीरियल किलिंग्स को और पुलिस आज तक उस सीरियल किलर को ढूंढ नहीं पाई। क्या उन 10 लोगों को कभी इंसाफ मिल पाएगा या फिर उनकी आत्मा बस ऐसे ही परेशान होती रहेगी। और उस न्यूज के बीच में जब कोई चैनल चेंज करता है तो ये ऑफिसर काफी भड़कता है उस पर्सन पर, जिससे उसकी मॉम उस पर भी भड़कती है इस बात के लिए, जो कि मुश्किल से बोल पा रही होती है अपने गले में लगे कट की वजह से, जिससे ऑफिसर चौंक यहाँ से निकल जाता है और उसके बाहर जाते ही उसे कॉल करता है उसका एक फ्रेंड, जो कि उसे बताता है कि वो आज तक इतने सालों में कोई भी मैच नहीं हारा, बट आज वो बहुत ज्यादा हारा महसूस कर रहा है। और ये बात सुनते ही ये उस पर गुस्सा होता है कि वो इस तरह से कमजोर नहीं हो सकता, बट वो पर्सन इसकी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है, जिससे ये सीधा भागता है उसी के एड्रेस की तरफ जहाँ पर वो पर्सन सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। दरअसल इस पर्सन की भी मॉम को वो सीरियल किलर ने मारा होता है, जिसके सुसाइड करने का रीजन होता है स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन का एक्सपायर होना, जिसकी वजह से उस क्रिमिनल को अब कोई भी सजा नहीं होगी। और जब ये ऑफिसर अपने घर पहुंचता है तो ये पर्सन अपने घर में नहीं होता बल्कि छत के ऊपर पानी की टैंकी पर चढ़ा होता है ताकि वो वहाँ से कूद कर सुसाइड कर सके, जिससे ये उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है ताकि ये उसकी जान बचा सके। पर फिर भी वो पर्सन वहाँ से कूद जाता है, जो कि वहाँ से गिरकर एक बस के अंदर चला जाता है उसकी फ्रंट शीशे को तोड़कर। ऑनेस्टली जिसने भी ये सीन डायरेक्ट किया होगा उसे अवार्ड मिलना चाहिए ये सीन सोचने के लिए। अभी के लिए कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर एक किताब पब्लिश होती है जिसका नाम होता है कन्फेशन ऑफ मर्डर, और सेम इसी बुक के लिए कॉल आती है इस ऑफिसर को, क्योंकि वो बुक उन 10 मर्डर्स पर बेस होती है जिन्हें लिखने वाला होता है खुद वो किलर, जिसका नाम होता है ली डू सियोक। और इस बात को कवर करने के लिए ऑलमोस्ट सभी तरह के मीडिया आई होती है, क्योंकि ये न्यूज हर तरह के चैनल के टीआरपी का छप्पर फाड़ देगी। और सेम ही बात के लिए एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि सजा के टाइम के खत्म हो जाने के बाद ये सब कुछ कबूल करने का उसका रीजन क्या है, जिसके लिए ये कहता है कि गिल्ट की वजह से वो सब कुछ कर रहा है ताकि बाकी लोग भी उसकी बात को समझ सके। एंड ऑफ कोर्स ये बात बहुत सारे क्वेश्चन उठाती है कि इतना ही गिल्ट अगर तुम महसूस कर रहे थे तो तुम्हें जेल जाना चाहिए था, ये पब्लिसिटी स्टंट करने का क्या मतलब, जिसके लिए ये भी कहता है कि उन्हें इस बात का रीजन भी उस बुक में मिल जाएगा। एंड पर्टिकुलरली ये ऑफिसर जॉय का नाम लेता है, जिसके मुंह पर उसने वो कट लगाया था खुद की पहचान के लिए, और कहता है कि जब वो वहाँ से भाग रहा था तो जॉय ने उसे शूट किया था और वो बुलेट आज भी उसके कंधे में है, जिसके लिए ये MRI स्कैन भी दिखाता है। और साथ ही यही बात को कंफर्म करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर से उसकी पुष्टि भी की जाती है। और देखते ही देखते वो बुक इतनी ज्यादा बिकती है कि रातों रात वो सीरियल किलर एक फेमस पर्सन बन जाता है उस देश का, और साथ ही वो डोनेशन भी करता है, जिसकी वजह से लोग उसे और भी ज्यादा पसंद भी करने लगते हैं। फिर वो विक्टिम की फैमिली से माफी भी मांगता है कि वो उसकी गलतियों के लिए उसे माफ कर दे, जो कि इतनी आसानी से तो उसे माफ नहीं करते। और सेम वही रिपोर्टर जब जॉय से पूछने के लिए उसके थाने में आते हैं कि बुक में लिखी गई बातें कितनी सच है, तो ये उसे कुछ खास भाव नहीं देता, क्योंकि इस
जिसके हिसाब से वो पर्सन वो किलर नहीं हो सकता। बट यहीं पर जब वो किलर इससे भी माफी मांगने के लिए आता है तो एग्रेशन की तो जैसे बाढ़ सी आ जाती है और ये उसका हाथ मिलाने की जगह उसके हाथ पर थूक देता है, जिससे ये पर्सन भी कुछ कहता है उसके कान में, जिसके बाद तो ये ऑफिसर जैसे गुस्से में पागल सा ही हो जाता है और सीधा खाना उठाकर मारता है उसके मुंह पर। और इन सब से तो वो पर्सन और भी फेमस हो जाता है और लोग अजीब ही तरह से उसका फैन बनना शुरू हो जाते हैं उस बुक की वजह से, जिसका सबसे बड़ा रीजन होता है उसका चेहरा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान एक सीरियल किलर का फैन बनना चाहेगा। बट ऐसा भी नहीं होता कि सब लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ लोग तो उसके मुंह पर अंडे टमाटर भी फेंकते हैं उसके क्राइम्स के लिए। तो वहीं अब कहानी में इंट्रोड्यूस किया जाता है विक्टिम्स की फैमिली को, जिनका प्लान होता है एक जगह पर मिलना, जहां पर हमें एक मस्त सीन देखने को मिलती है जब ये लेडी अपने तीर धनुष का कमाल दिखाती है और एक सांप को मार डालती है एक पर्सन को बचाने के लिए। इवन तो ये पार्ट CGI से जनरेटेड है बट फिर भी हमें काफी मस्त सीन देखने को मिलती है स्लो मोशन के साथ। और ये सब यहाँ पर मिलकर प्लान बनाते हैं उस किलर को मारने का, क्योंकि इतने सालों बाद ये फाइनली उसका चेहरा देख पाए होते हैं। और सिंस कि उसके पास हमेशा ही बॉडीगार्ड्स होते हैं तो इनका प्लान में थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसे किडनैप करने का, जिसके लिए इन्हीं में से एक पर्सन उसके स्विमिंग पूल में कुछ सांपों को छोड़ देता है ताकि वो उसे काट ले। जिसके काटने के बाद जब एम्बुलेंस को बुलाया जाता है तो वो एम्बुलेंस भी यही लोग लेकर आए होते हैं ताकि ये लोग उसे किडनैप कर सके। बट इससे पहले ये उसे यहाँ से लेकर जाते, ठीक यहीं पर आती है एक दूसरी एम्बुलेंस जिससे इनका भांडा पूरी तरह से फूट जाता है, जिससे हमें देखने को मिलती है एक अच्छी खासी चेजिंग सीन, जिसमें ना सिर्फ उस पर्सन के बॉडीगार्ड्स बल्कि ये ऑफिसर भी उसके पीछे पड़ जाता है उन्हें रोकने और कार पर चढ़कर एक्शन करना। तो मुझे एकदम टॉप क्लास सीन लगे इस पूरी मूवी में। कंप्लीटली अनइमेजिनेबल स्टंट्स देखने को मिलती है। सल्यूट करना बनता है उन स्टंट आर्टिस्ट को जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर ये स्टंट किया होगा। एंड इंडीड बहुत सारे लोगों को चोट भी आती है इन सब में, बट फिर भी ये लोग उस पर्सन को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो ही जाते हैं, जिसे वो मोस्टली बेहोश करके रखते हैं कुछ टाइम तक। तो वहीं ये लोग ठीक उसी को ढूंढने के लिए कॉल ट्रेसिंग से लेकर विक्टिम्स के सभी फैमिलीज की डिटेल निकालते हैं जिसके फैमिली मेंबर्स को उसने मारा था। साथ ही ये लोग एक हैकर की भी मदद लेते हैं उन्हें ढूंढने में, जिसे 24 घंटे के अंदर ही उन लोगों का एड्रेस ढूंढ लेते हैं और उसे बचाने के लिए जाता है चॉय, और वो भी एकदम अकेला, और नाइट ग्लासेस का यूज करके वो वहाँ के लाइट्स को ऑफ कर देता है और ठीक उन्हीं के सामने से उसे छुड़ाकर ले जाता है अपने साथ, जिनमें से इस लेडी को पता चल जाता है कि वो पर्सन कौन है जो कि उस पर्सन को छुड़ाने के लिए आया है। तो वहीं जैसे ही चॉय उसे लेकर यहाँ से भागता है तो ये सभी उसे मारने के लिए पड़ जाते हैं उसके पीछे, जिसमें ये लड़की तो अपने तीर कमान से उसकी जान ही ले लेती, बट लकीली वो बच जाता है और बिना कुछ खास नुकसान के निकल जाता है ली को अपने साथ लेकर, जिससे मुझे एक सेकंड के लिए लगा था कि ये उसे कहीं पर ले जाकर मार डालेगा, क्योंकि ये भी एक विक्टिम होता है उस किलर का। बट ये उसे मारता नहीं और एक नोट छोड़ देता है उसके लिए जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं। मींस की दाल में कुछ तो काला है जिसके बारे में ये ऑफिसर और ली जानते हैं, जिसके बारे में हमें जल्दी ही पता चलेगा। अभी के लिए तो कहानी शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर ली की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में, जो कि अपने किडनैपर्स पर कोई भी केस न करने की बात करता है कि उसने उन सबको माफ किया और ये सब तो उसके साथ होना ही था। तो वहीं सेम ही दिन ये लेडी भी आती है थाने और चॉय को खींच कर थप्पड़ मारती है ली को बचाने के लिए, और साथ ही इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लफड़ा भी होता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और सीन यहाँ से एक बार फिर से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ, जहाँ पर ये लेडी फिशिंग करने का बहाना करके निकलती है उस पर्सन को एक बार फिर से मारने के लिए। तो वहीं ली एक फेमस पर्सनालिटी बन चुका होता है अब तक, और इसलिए उसके लिए एक टीवी शो भी रखा जाता है ताकि सभी लोगों से क्वेश्चन पूछ सके, जिसमें मेनली ऑफिसर चॉय को बुलाया जाता है क्योंकि वही उस किलर के पीछे पड़ा होता है स्टार्ट टू एंड। और आते ही उससे कहता है कि अगर तुम ही असली किलर हो तो बताओ तुमने कितने मर्डर्स किए, क्योंकि बुक के हिसाब से उसने 10 मर्डर्स किए होते हैं, जबकि ऑफिसर कह रहा होता है कि उसने 11 मर्डर्स किए हैं और वो 11वीं बॉडी आज तक किसी को भी नहीं मिल पाई। और सेम ही बात के लिए ये कहता है कि अगर वो असली किलर है तो उसे ये बात बहुत ही अच्छे से पता होगी कि उसने वो बॉडी कहाँ पर छुपाई थी, बस वो उस जगह को बताए और अपनी बात को साबित करे। जिसके लिए ये कहता है कि उसने वो लास्ट मर्डर नहीं किया था, जिससे ऑफिसर फिर से कहता है कि तुम फिर मुझे ये बात बताओ कि जब तुम मुझे मार कर जा रहे थे तब तुमने मुझे क्या कहा था। और इस बात के लिए भी ये कहता है कि उसे कुछ खास याद नहीं है एंड मोस्टली ये उसके किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता, जिसे शक तो होता है कि वो सच में एक किलर है या फिर सिर्फ अपने बुक को बेचने के लिए वो बस किलर होने का नाटक कर रहा है। और कुछ देर बाद ये फोन कॉल्स भी लेते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन बारीक से बारीक डिटेल्स पूछता है, जैसे कि जब वो डिटेक्टिव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा तो क्या उसे छत से कूदते वक्त डर नहीं लगा, और जब डिटेक्टिव तुम्हारे सामने खड़ा था अपने हाथ में गन लिए तो तुम वहां से निकलकर कैसे भागे। और इसी तरह से वो हर एंगल से क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर भी ये ठीक से नहीं दे पाता, जिसके एंड में वो पर्सन कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ इसलिए नहीं पता क्योंकि वो किलर तुम थे ही नहीं बल्कि असली किलर मैं हूँ और मुझे चॉय कभी पकड़ ही नहीं पाया। और वो पर्सन जो बातें बताता है उसे सुनकर चॉय सीधा भागता है उसी पर्सन के एड्रेस की तरफ जो कि आए होती है ठीक उसी के घर से। तो ये मीडिया
में काफी हड़कंप मच जाती है इस बात को लेकर कि असली मर्डर कौन है, और ये सभी परेशान हो जाते हैं कि अगर ली क्रिमिनल नहीं है तो दूसरा पर्सन है कौन। और ठीक उसी ली के आने का वेट कर रही होती है ये लेडी, और जैसे ही ली स्टूडियो से बाहर निकलता है तो ये सीधा उस पर निशाना लगाती है अपने तीर से, और वो तीर सीधा जाकर लगती है उसके शोल्डर पर, जिससे हर तरफ बस कियोस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और कुछ देर बाद पुलिस उसे वहाँ पर आकर रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लेती है। तो वहीं जब चॉय अपने घर पहुँचता है तो उसे उसकी मॉम नहीं मिलती, जिससे ये बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे मिलता है एक नोट जिसमें लिखा होता है कि उसने कहा था कि वो उसकी माँ को मार डालेगा अगर उसने उसे फिर से गुस्सा दिलाने की कोशिश की। बट इससे पहले ये गुस्से में अपना आपा खोता ठीक उसी के रूम से बाहर निकलती है उसकी मॉम, जिससे ये फाइनली राहत की सांस लेता है उसे सही सलामत देखकर। और सेम उसी घर की खिड़की के जरिए वो उस किलर को भी देखता है जो कि सिगरेट के जरिए जी अल्फाबेट बनाता है उस किलर का सिग्नेचर, जिसे पकड़ने के लिए जब ये उसी बिल्डिंग में जाता है तो उसे वहाँ पर मिलती है एक चाकू और एक टेप रिकॉर्डिंग जो कि सेम उसी किलर ने छोड़ी होती है अपनी पहचान के लिए, ये बताने के लिए कि वही वो किलर है जिसने उसके चेहरे का वो हाल किया था। और रही बात उस टेप की तो उसमें दो फुटेज होती है। पहली फुटेज होती है उसकी मॉम की जिसमें वो किलर उसकी मॉम को ब्लैंकेट उठा रहा होता है, तो वही दूसरी फुटेज होती है उस लड़की की जिसका नाम होता है सो यॉन, और ये लड़की होती है चॉय की लवर जिसको भी सेम उस किलर ने किडनैप किया था और उसकी बॉडी आज तक किसी को भी नहीं मिल पाई। और साथ ही यही लड़की होती है उस वुमन की बेटी और उसी की मौत का बदला लेना चाहती थी वो ली को मारकर, जिसे बचाने के लिए उसने चॉय को भी थप्पड़ मारा था उसके थाने में जाकर। अभी के लिए चॉय उस वीडियो फुटेज को बार बार देखता है, उसे कई बार सुनता है ताकि उसे कोई लीड मिल सके, और इसे वो लीड मिलती भी है जो कि उस किलर को सजा दिलवा कर रहेगी। अब बस उसे किसी तरह से उस किलर को सबके सामने लाना होगा ताकि वो खुद अपने ही मुंह से सब कुछ सच कबूले, जिसके लिए वो वही चाकू मीडिया को दिखाता है कि उसमें लगा खून का डीएनए उसके डीएनए से मैच करती है, मतलब कि असली किलर ने उसी के जरिए उसके चेहरे पर वो निशान बनाए थे। बट ये ली को भी झूठा नहीं कहता क्योंकि इसके द्वारा चलाई गई गोली उसके शोल्डर में जो होती है। तो वही जब यही बात पूछने के लिए मीडिया ली के पास जाती है तो वो कहता है कि वही वो किलर है और वो चाकू उसी के घर से पिछली रात चोरी हो गई थी। साथ ही ये इंटेंशनली उस किलर को भड़काता है कि वो झूठ बोल रहा है और सिर्फ नाम पाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। और इन सब से नाराज वो किलर कॉल करता है चॉय को ताकि वो सबको बताए कि असली किलर कौन है, जिसके लिए जब भी कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तो वो इसकी लवर यून के बारे में बताता है कि उसने मरते वक्त क्या कहा था, जिससे गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ देता है। इसलिए वो किलर एक दूसरा रास्ता ढूंढता है अपनी असली पहचान सबको बताने के लिए। और जैसे ही ली एक बार फिर से मीडिया को बुलाता है कि असली किलर वही है, तो वो किलर भी एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग करवाता है खुद की और नेशनल टीवी पर ली को डिबेट करने के लिए कहता है ताकि सभी लोग जान सकें कि असली मर्डर कौन है, जिसे ली एक्सेप्ट भी करता है कि वो इस डिबेट के लिए रेडी है। तो वहीं वो किलर इन्हें एक बैग देता है और वहाँ से चला जाता है उस बैग को देकर, और उस बैग में होती है एक सीडी जिसमें वो किलर एक मर्डर साइट पर जाकर जे अल्फाबेट बनाता है एक पेड़ पर, ये बताने के लिए कि उसने 11वें विक्टिम की बॉडी को कहाँ पर दफनाया था, ताकि पुलिस वहाँ पर जाए और खुद ही जान ले कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। और ये 11वीं बॉडी होती है सू यून की, और इसलिए ये भी एक प्लान बनाती है उस किलर को मारने का कि अगर वो जो भी कह रहा है वो सच है तो आज रात वो उसे किसी भी तरह से मार कर रहेगी, फिर इसके लिए उसे खुद ही मरना क्यों न पड़े। और इनका प्लान होता है कि जब वो किलर डिबेट पर आएगा तो वो सब ऑडियंस के बीच में शामिल हो जाएंगे और सही वक्त आने का इंतजार करेंगे ताकि मौका मिलने पर वो उसे मार सके, जिसमें से इनका वेपन होता है सांपों का जहर, जिसे वो पेन में डालती है ताकि उसे आसानी से कैरी कर सके। और सेम उसी डिबेट को देखने के लिए लोग भर भर कर आए होते हैं मीडिया हाउस के बाहर, जिसमें से कुछ तो अभी भी ली को चीयर कर रहे होते हैं कि वही असली किलर है। और साथ ही डिबेट के लिए चॉय को भी बुलाया जाता है क्योंकि वही ये बात कंफर्म कर सकता है कि असली कातिल कौन है। बट वो जी नाम का किलर अभी तक नहीं पहुंचा होता, इसलिए ये शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं विक्टिम की फैमिली से थोड़ी बहुत बातचीत करके। और जब वो असली मर्डर वहां पर आता है तो उन्हें रोक कर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है एज पर देयर प्लान, पर उससे पहले उसका मास्क उतारने के लिए कहा जाता है ताकि सभी लोग उसका असली चेहरा देख सके, जिससे ऑफिसर सिर्फ उससे एक ही बात पूछता है कि सो यून अभी भी जिंदा है या नहीं, जिसके लिए ये उसे वेट करने के लिए कहता है कि थोड़ी देर बाद उसे पता चल ही जाएगा। और यहाँ से शो को कनेक्ट किया जाता है ऑफ साइट मीडिया की तरफ, जो कि सेम उसी जगह पर गई होती है जहाँ पर उस मर्डर ने निशान बनाया था। और उस जगह पर जब खुदाई की जाती है तो उन्हें वहाँ से मिलते हैं कुछ अवशेष, और सेम इसी के लिए ये किलर कहता है कि सू यून ने उस दिन व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसे सुनकर चॉय सीधा आगे बढ़ता है उसे मारने, जिसे ये लोग एड्स चला देते हैं बेवजह की। तो वहीं स्टूडियो के अंदर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला होता है और सभी गार्ड्स चॉय को रोक देते हैं
उसे मारने से। साथ ली भी उसे शांत होने के लिए कहता है कि वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, असली किलर वो नहीं है। तो वहीं ऐश चलाने के लिए ये पर्सन सीधा जाकर भड़कता है डायरेक्टर पर, जो कि जब इसे रूल्स रेगुलेशन बताने लगता है तो वो उसे बाहर ही निकाल देता है काम से और खुद बैठ जाता है उसके सीट पर ब्रॉडकास्टिंग को लाइव दिखाने के लिए, और वो भी बिना किसी फालतू ऐड के। अभी के लिए तो 4 मिनट की ब्रेक होती है जिसमें वो जे नाम का किलर बाथरूम में बैठकर चॉय को भड़का रहा होता है कि उसे क्या लगा था कि सुयोन अभी भी जिंदा होगी, जिससे हमें सुयोन और चॉय की थोड़ी बहुत लव स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, बट सुयोन की मॉम किसी वजह से चॉय को पसंद नहीं करती थी और इसलिए वो उन दोनों को अलग करने पर तुल गई, और उसी की डर की वजह से चॉय सुयोन को उसके घर छोड़ने नहीं जाता और सेम ही दिन सुयोन गायब हो जाती है घर जाने से पहले। और कहानी जब एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है तो शो को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें ये किलर सीधा डायरेक्ट सवाल पूछता है कि अगर ली असली किलर है तो वो बताए कि उसने यून को कैसे मारा था, जिस पर ये कहता है कि वो किलर नहीं है और ना ही उसने किसी को मारा था, जिस पर जब इसे पूछा जाता है कि तो फिर उसने वो बुक कैसे लिखी और वो भी इतने डिटेल्स के साथ, तो ये कहता है कि वो राइटर भी नहीं है और उस बुक को लिखने वाला पर्सन कोई और है, और वो पर्सन होता है खुद चॉय, जिसने वो सारा प्लान बनाया होता है असली किलर को पकड़ने का। और रही बात ली की, तो ये वही पर्सन होता है जिसने मूवी के स्टार्ट में सुसाइड करने की कोशिश की थी, बट बस के अंदर जाने की वजह से उसकी मौत नहीं होती, और उसका चेहरा बदलने का रीजन होता है ये डॉक्टर जिसने ली की प्लास्टिक सर्जरी करके उसके चेहरे को अट्रैक्टिव बनाया होता है ताकि वो जल्दी से फेमस हो जाए ली के प्लान के अनुसार। और इन सब के बाद चॉय इसका रीजन बताता है कि वो उसे किसी भी हाल में ढूंढना चाहता था ताकि वो खुद उसे अपने हाथ से मार सके, बट सुयोन का नाम लेते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती थी, और सेम उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें वोटिंग के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे होते हैं बैकग्राउंड नॉइज में, और वो डेट होती है 19 दिसंबर 1992 और आज का दिन होता है 18 दिसंबर 2007, मतलब कि उस किलर के स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन को एक्सपायर होने में अभी भी 15 मिनट का टाइम है। और सेम ही बात के लिए ये उसके सर पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है, जिससे ये किलर सुन्न सा हो जाता है उसे देखकर और अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि वो उसे ना मारे, और बताने लगता है कि सुयोन प्रेग्नेंट थी जब उसने उसे मारा था, जिसे सुनकर चॉय सीधा उसके सर पर मारता है उसे चुप करने के लिए, जिससे ये साइको उसे बताता है कि वो तुम्हारे बच्चे के नहीं बल्कि मेरे खुद के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और उसे लगा कि अगर वो ये सब मुझे बताएगी तो मैं उसे नहीं मारूंगा। और ये सारी बातें सुनकर चॉय इस पर सीधा फायर करता है, जिसे बॉडीगार्ड्स रोक देते हैं और गोली सीधा जाकर लगती है लाइट्स पर, जिससे हर तरफ अंधेरा छा जाता है स्टूडियो के अंदर, जिसमें यून की मॉम भी किलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और एक बार फिर से हमें भागम दौड़ देखने को मिलती है ऑलमोस्ट 20 मिनट की, जिसमें ना सिर्फ यून की मॉम बल्कि हर एक विक्टिम की फैमिली उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिसमें एक पर्सन तो गाड़ी समेत ही उसे कुचलने की कोशिश करता है, बट फिर भी वो किलर निकल कर भागने में कामयाब हो जाता है वहाँ से, जिसे मारने के लिए आगे बढ़ता है चॉय, और ये तो ट्रक लेकर ही उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने, जिसमें वो उसका एक्सीडेंट भी कर देता है, बट फिर भी वो मरने का नाम नहीं लेता और ठीक ट्रक के सामने लटक जाता है किसी चीज को पकड़कर। और ये भागम दौड़ खत्म होती है जब उस ट्रक का एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर वो किलर चॉय को तब तक मारता है जब तक कि 12 नहीं बज जाते, क्योंकि 19 तारीख होते ही वो पूरी तरह से आजाद हो जाएगा कानून की नजर में। बट चॉय उसे घंटा नहीं छोड़ता, जो इंसान 17 साल से तड़प रहा हो उसे मारने के लिए वो कानून की परवाह क्यों करेगा, और इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उसे किसी तरह से मार सके, बट जब तक वो ऐसा कर पाता तब तक ठीक यहीं पर पुलिस आ जाती है, जो कि उसे बचा लेती है चॉय से। और सेम यही काम करने के लिए जब सुयोन की मॉम आगे बढ़ती है तो ये उसे भी रोक देता है उसे मारने से, बट खुद उसे मार डालता है उस जहरीले पेन को उसके पेट में घुसाकर, ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके, जिससे उस किलर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और इन सब के लिए चॉय को 5 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि वो पर्सन अब एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक इनोसेंट पर्सन था कानून की नजर में। और 5 साल बाद जब चॉय जेल से बाहर आता है तो उसे लेने के लिए सभी विक्टिम्स की फैमिली आई होती है, जिसमें सुयोन की मॉम उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है, जो कि सुयोन ने अपने हस्बैंड के लिए खरीदी थी, मतलब कि चॉय के लिए। और साथ ही स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन को 15 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दिया जाता है और ये मूवी हो जाती है खत्म। अब बहुत सारे लोगों के लिए स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है कि ये चीज आखिर है क्या, तो इसे भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट आखिर है क्या। दुनिया के अलग अलग देशों में जब कानून बनाया जाता है तो उन्हीं के साथ बनाई जाती है उनकी लिमिटेशन, कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अगर क्रिमिनल को पकड़ा नहीं गया तो वो केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अगर आपको याद हो वो मेमोरीज ऑफ मर्डर वाली कहानी, तो उसमें असली क्रिमिनल ली चुनजाए को सिर्फ एक मर्डर करने की सजा सुनाई गई थी, जबकि असल में उसने 15 मर्डर्स किए थे और 14 मर्डर्स की सजा उसे इसलिए नहीं सुनाई गई क्योंकि उसने कन्फेशन ऑलमोस्ट 25 साल बाद की थी, मतलब कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के एक्सपायर होने के बाद, और इसी की वजह से कोर्ट उसे बाकी सारे मर्डर्स के लिए सजा नहीं सुनाती। और एट प्रेजेंट बात करें तो साउथ कोरिया में स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन 25 साल है मर्डर करने का, जो कि 2007 में 15 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी गई थी। तो वहीं इंडिया में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है मर्डर करने के लिए।
लिए एक मर्डर अपनी पूरी जिंदगी भर मर्डर ही रहेगा जब तक कि उसे अपने गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, जो कि मोस्टली उम्र कैद या फिर मौत की सजा होती है। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी, और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। और कमेंट करके आप मुझे ऐसी ही मूवीज को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसे एक्सप्लेन करके आप सबको एंटरटेन कर सकूं। टिल देन मिलते हैं जल्द ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड।